हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यू लेक्चर में दोस्तों आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस पे थोड़ा फोकस किया था। लंदन फोर्सेस और वी कैन से डिप्रेशन फोर्स, डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट थियरीज हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हो सकते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस का पर्टिकुलर हाइड्रोजन फोर्स, जिसका रिलेशन आगे के चैप्टर के साथ भी है, और एनसीईआरटी सीक्वेंस में यहाँ पे भी उसका डिस्कशन है जो हमको सीधा कट डाउन करना है बिकॉज, और लास्ट चैप्टर से रिलेटेड उसका पूरा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ते हुए हमको बात करनी है पहले थोड़ी थर्मल एनर्जी की। व्हाट इज एक्चुअली थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी मीन्स बाय व्हाट? अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फॉर द गैसियस स्टेट। थोड़ा सपोज करो गैस स्टेट की बात करते हैं। दिस रूम इज कंटेनर, ये कोई कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, और यहाँ पे कई सारे गैसियस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। सो ये गैसियस मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, जितनी ज़्यादा मोशन करेंगे, वो मोशन करे, उसकी मोशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी थर्मल एनर्जी होगी। जो थर्मल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी यही हम किसके साथ सपोज कर सकते हैं? लिक्विड एंड दी सॉलिड ऑल्सो। सॉलिड में हमको मालूम है पार्टिकल की मोशन कम है, दैट्स वाई उसकी थर्मल एनर्जी कम है। लिक्विड में उसकी कंपैरिजन में मोशन ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा है, सो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगा। उसकी कंपैरिजन में गैसियस मॉलिक्यूल की थर्मल मोशन एकदम ज़्यादा है, तो फिर उसकी थर्मल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब यह थर्मल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। कैसे? सपोज इन दिस कंटेनर जितने भी मॉलिक्यूल है विच आर मूविंग, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रूम। ये रूम का टेम्परेचर दोस्तों हम इंक्रीज करते हैं। विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ग्रो, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। पार्टिकल की मोशन भी ग्रो करेगी बिकॉज टेम्परेचर के साथ उसकी मोशन बढ़ी। इट मीन्स उसकी थर्मल एनर्जी भी बढ़ी, क्योंकि पहले हमने डिस्कशन किया थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोशन। सो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन थर्मल एनर्जी के साथ है। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा, जितना टेम्परेचर कम उतनी थर्मल एनर्जी कम। अभी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो पार्टिकल की मूवमेंट ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा होगी। अगर पार्टिकल की मोशन ज़्यादा होगी इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 1/mv², वो भी क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। सो ये सब एक कॉमन रिलेशन है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू हैव टू रीड इन एनसीईआरटी। सिंपल एनसीईआरटी में दोस्तों एक छोटा सा पोर्शन है, उसको ही पढ़ना है ध्यान से। आफ्टर थर्मल एनर्जी दोस्तों, अगर हम सपोज करें थर्मल एनर्जी से होने वाली इंटरेक्शन एंड इंटरमोलिक्यूलर पर्टिकुलर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन मीन्स कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आए। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतने मॉलिक्यूल नज़दीक आए। थर्मल एनर्जी मीन्स जितनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा उतनी मूवमेंट ज़्यादा आए। इट मीन्स इतने एक दूसरे से दूर हो। सो ये दोनों एग्जैक्ट अपोजिट पैरामीटर हुए। फ्रॉम द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन द मॉलिक्यूल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टू कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे के नज़दीक आने चाहिए। एट द सेम टाइम जितनी थर्मल एनर्जी ज़्यादा उतने वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर रहने चाहिए। किसी भी स्टेट का दोस्तों फॉर्मेशन वेदर गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनके बैलेंस से ही होता है। जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा और थर्मल एनर्जी कम, आई रिपीट, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, एक दूसरे के अट्रैक्शन ज़्यादा और थर्मल एनर्जी कम, इट मीन्स वो एक दूसरे से नज़दीक रहेगी, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम, एक दूसरे का अट्रैक्शन एकदम कम है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन वो कम है, बट उसकी एनर्जी एकदम ज़्यादा है। इट मीन्स वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा दूर रहेंगे, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है टू फॉर्म अ गैस स्टेट। इट क्लियरली मीन्स किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन के लिए दोनों पैरामीटर का एक दूसरे के साथ जुड़ा होना जरूरी है। अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जहाँ पे सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट फॉर द इंटरमोलिक्यूलर attraction
एंड दी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन हमने टेम्परेचर से लिया। सो हम ये कह सकते हैं फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे दोस्तों, आप सबको मालूम है आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है एंड यू आर गोइंग टू हीट दैट सॉलिड मटेरियल, मे बी यू विल गेट लिक्विड। लिक्विड को हीट करने के साथ यू विल गेट गैस। अभी रिवर्सिबल हम एक और चीज़ सोचते हैं। सपोज मेरे पास गैस है इन ए कंटेनर और ये गैस को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, इट मीन्स उसको आउटर साइड से मैं मैक्सिमम प्रेशर दे रहा हूँ। कोई फिक्स कंटेनर में गैस है, उसको इतना आउटर साइड से प्रेशर दे रहे, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। फ्रॉम दी कंप्रेसिंग ऑफ दैट गैस यू कैन नॉट गेट लिक्विड। उसका लिक्विडाइजेशन नहीं होगा, वो गैस का गैस ही रहेगा। यस, उसका वॉल्यूम कंप्रेस होगा। क्यों उसको कंप्रेस करने के साथ गैस से लिक्विड नहीं होता दोस्तों? कंप्रेस करने के साथ आप उसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, बट उसकी थर्मल एनर्जी तो एज इट इज़ रहेगी ना। मोशन करने की तो ट्राई करेगी, कर नहीं पाएगी, बट ट्राई तो होगी वहाँ पे। सो आपको क्या करना पड़ेगा, गैस को लिक्विड में ले जाने के लिए उसको प्रेशराइज, उसका प्रेशर इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, फ्रॉम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इसकी जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट कम हो जाएगी। इट मीन्स उसकी थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी। सो दोस्तों एकदम इजी वे में अगर हम ये कहें सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अगर रिवर्स जाना है गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सो टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ पैरामीटर्स आर इम्पोर्टेंट, बट टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आप टेम्परेचर जब कम करोगे तब उसकी थर्मल एनर्जी कम होगी, उसकी मूवमेंट कम होगी, सो वो गैस टू लिक्विड इजीली कन्वर्ट हो पाएगी। हमारे यही चैप्टर का एक पोर्शन है लिक्विडाइजेशन ऑफ द गैस और लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये बात हो गई थी स्टेट कन्वर्जन की। आपने चैप्टर नंबर 1 में भी ये पढ़ा होगा। अभी आज का दोस्तों मेन लेक्चर, मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, फाइनली ये सॉलिड लिक्विड गैस में से अभी सॉलिड को उठा के थोड़ा साइड में रखते थे एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक इन 12th साइंस। और नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द गैस। दोस्तों गैसियस स्टेट पे थोड़ा अभी फोकस करते हैं। फ्रॉम दिस टॉपिक वी आर गोइंग टूवर्ड द गैसियस स्टेट। और लास्ट में दोस्तों थोड़ा बहुत पोर्शन हम लिक्विड का भी कवर करेंगे। सो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट और मेन टॉपिक इज गैस and one added topic is liquid. Solid we are going to learn in 12th science. Okay, so first start with the property of the gaseous molecule की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, जब आप दोस्तों प्राइमरी में या फिर अपर प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में पढ़ते थे तभी से आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में मालूम ही है गैस की, तीनों लिक्विड गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों की। You know that gas has a no particular shape and no particular volume। ये आपने पढ़ा है, गैस का कोई पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम नहीं है। उसके साथ में दोस्तों दूसरा एक चीज़ आपने क्या पढ़ा है, दैट वो कैसा शेप अपने आप में प्रेजेंट करेगा। अब जो भी कंटेनर में गैस को भरने जा रहे हो वो कंटेनर के जैसा शेप हो जाएगा और उतना वॉल्यूम होगा, ये आपको मालूम है। दूसरा आपको क्या मालूम है, दूसरा आपको उसके साथ ये भी मालूम है दैट गैस एक जगह से दूसरी जगह पे, आई रिपीट, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट अपने आप हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। सपोज अगर किसी क्लासरूम में आप बैठे हो और क्लासरूम के एग्जैक्ट बीच में कोई वहाँ पे आके ऐसी कोई चीज़ रखता है जिसकी कोई पर्टिकुलर स्मेल आ रही है, तो वहाँ पे ये नहीं पॉसिबल कि वो गैस किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, एक ही डायरेक्शन वाले स्टूडेंट को उसकी स्मेल आए, बाकी को ना आए। अगर बीच में खड़ा है और चीज़ आपने बीच में रखी तो उसकी स्मेल 3 डायमेंशन में पूरे क्लास में आएगी। इतना हमको मालूम था, बाकी का थोड़ा अभी एडिशनल है, एडिशनल तो नहीं कह सकते, ऐसे भी बेसिक है, बट ये दोनों हमने पढ़ रखा था। ओके, चलो आगे। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस। और यही क्वेश्चन को दोस्तों पहले जब 11th भी बोर्ड एग्जाम हुआ करती थी, सेमेस्टर सिस्टम था, तब 2 मार्क का क्वेश्चन आया था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दोनों यहाँ पे एक ही लिख देना है और ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, इतने पॉइंट्स लिखने थे। तो क्वेश्चन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस और कैरेक्टरिस्टिक विच इज डिस्क्राइब बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल। पहले हमको ये मालूम होना चाहिए गैस कैन बी कंप्रेस। अभी यहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग में अभी कोई इमेजिनेशन होगा, सर कोई एयर बलून है हमारे पास,
और बैलून को हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हो। एक्चुअल में आपका वो टॉपिक वहाँ पे गलत रहेगा। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बैलून को एक डायरेक्शन से दो डायरेक्शन से अगर प्रेशर कर रहे हो तो और कोई डायरेक्शन में उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहाँ पे आप एक्चुअली उसको सेप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको प्रेशर नहीं कर रहे हो। बट अगर इसका एग्जांपल एग्जैक्ट एग्जांपल देखना है तो आपको क्या करना है, सिरिंज, डॉक्टर सिरिंज लेनी है, ऊपर से आपको सुई वाला भाग निकाल देना है, फिर नॉब को पीछे खींचो, खाली सिरिंज कुछ इस तरह की आपको दिखने को मिलेगी और आपका जो पीछे हाइड्रोलिक नॉब है यहाँ तक ले लो। अभी अगर कोई आउटर साइंस से कोई बच्चा बोलेगा जिसका साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं हो, ये बोलेगा अभी सिरिंज खाली है, बट हमारे लिए सिरिंज अभी भी फुल भरी हुई है, गैसेस प्रॉपर्टीज देर। सपोज ये 5 ml की और वी कैन से 5 cc की सिरिंज है। सो अभी जो गैस अंदर भरा हुआ उसका वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब और 5 ml। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका थंब रख के इसको प्रेशर देना है, ऊपर थंब रख दो जिससे कि गैस बाहर ना निकल जाए और आप प्रेशर देते जाओगे तकरीबन यहाँ तक पहुँच जाएगा और आपको क्लियरली पता चलेगा जो 5 ml में 5 cc का जो गैस था अभी वो 2 और 2.5 cc हो गया। इट मीन्स गैस कैन बी कंप्रेस, सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसेबल। देन गैसेस एग्जैक्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर सिमिलर यही एग्जांपल, अगर गैस कहीं से लीकेज हो रहा है सो वो 3 डायमेंशन में पूरी सभी डायमेंशन में दोस्तों इक्वली स्प्रेड होगा। अगर बीच में कोई बच्चा आके कोई स्प्रे कर रहा है तो पूरे क्लास में उसकी इक्वल स्मेल आएगी, ठीक है। देन लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। गैसेस मॉलिक्यूल हैव अ लोअर डेंसिटी इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और उसकी डेंसिटी लो क्यों है आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अभी दोस्तों अगर हम बात करें गैसियस प्रॉपर्टी की, गैसियस प्रॉपर्टी को अगर मैं कोई इतनी छोटी कोई बोतल में लेके आ रहा हूँ, कोई गैस मटेरियल है, सो अभी उसका मास कितना है सर, कोई फिक्स मास होगा, वॉल्यूम कितना है अबाउट दैट कंटेनर। अभी यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर को ओपन कर रहा हूँ, वो ग्लास बोतल को ओपन कर रहा हूँ, गैस यहाँ से लीक होकर अभी उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अबाउट दिस रूम। मास कॉमन है वही है बट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो गैसेस प्रॉपर्टी में मेनली वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा रहता है दैट्स वाई टोटल और वी कैन से ओवरऑल डेंसिटी इज लोअर इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। देन वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल आर नॉट फिक्स्ड। हमको मालूम है जो भी कंटेनर में लेते हैं उतना वॉल्यूम और वही शेप होगा। गैसेस कैन मिक्स इवनली। दोस्तों गैस एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको कोई मैकेनिकल फोर्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। दो अलग अलग कोई मटेरियल रेदर देन गैसेस को उसको मिक्स करना है तो हमको मे बी मैकेनिकल फोर्स देना भी पड़े, बट गैस कैन मिक्स विथ ईच अदर कॉमनली और इजीली हो जाएगा। इसका रीज़न हमको मालूम है, गैसेस प्रॉपर्टीज़ डिस्टेंस बिटवीन इंटर मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा है, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं गैस इजीली मिक्स हो सकते हैं। अभी ये हुआ है 2 मार्क का हमारा क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दी फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो अभी दोस्तों क्या करना है, रिगार्डिंग गैसियस प्रॉपर्टी हमको कुछ रूल्स पढ़ने हैं। पहले दोस्तों हम 3 या 4 रूल की बात करेंगे, फिर 1-2 इम्पोर्टेंट इक्वेशन डिराइव करेंगे और सभी रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल भी होंगे, सम भी होंगे। तो हम पहले ये करेंगे जो मेन 3 रूल है, 3 रूल्स, 3 या 4 रूल्स, पहले उसका थियरम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड MCQ और एग्जाम्पल दोनों एक साथ कवर करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द बोयल्स रूल। अभी दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रा दिमाग में रखनी है, किसी भी मटेरियल, चलो ये कंटेनर और कंटेनर के अंदर हम कोई गैस भरने जा रहे हैं, कितने पैरामीटर है जो मेनली हमको ध्यान में रखनी है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ दैट कंटेनर, प्रेशर एंड द क्वांटिटी और वी कैन से मोल, क्वांटिटी और मोल। अभी दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन चीज़ मैं आपको दिखाने दे रहा हूँ। अभी हमको वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द मोल, ये 4 क्वांटिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो इसके लिए एक बेसिक चीज़ आपको ये रहनी चाहिए, हमको वॉल्यूम
सो वॉल्यूम की अगर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है तो उन सब का रिलेशन पता होना चाहिए। जस्ट सपोज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे पास कोई गैस है, उसका वॉल्यूम, या फिर कोई लिक्विड है, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। चलो मिलीमीटर में कितना होगा, डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, वो रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। सपोज़ आपने फिजिक्स में और केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये सब टॉपिक किए हुए हैं, तो आपको ज़रा जाके रिवाइज करना है। बाय चांस तब आपने वो ठीक से नहीं किया है तो आपको एक इमेज मिलेगी जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, उसके जितने भी इंटरनल यूनिट्स है एक दूसरे का रिलेशन दे रखा होगा। सो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इन अ सिमिलर वे टेम्परेचर, मेनली टेम्परेचर सर केल्विन में होगा, ऐसा यूनिट इज़ केल्विन, बट उसके अलावा भी और 2 यूनिट्स है, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट। सो रिलेशन ऑफ दैट डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहीट एंड दी केल्विन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन प्रेशर, मेनली प्रेशर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है फॉर एनी गैसियस मॉलिक्यूल। प्रेशर इज़ दी मेजर पैरामीटर फॉर द गैसियस प्रॉपर्टी। सो प्रेशर सर बार में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, पास्कल में रहता है, अर्ग में रहता है। सो आपको क्या करना है, प्रेशर के सारे जो यूनिट है उन सबका इंटरनल रिलेशन ये भी आपने किया है। अगर नहीं किया है बाई चांस तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको एक इमेज मिलेगी, प्रिपेयर करना है। एंड एन इज़ नथिंग बट द क्वांटिटी, मोल। मेनली हम उसको मोल में लेके, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास और मोलिक्यूलर वेट। सो ये सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों रूल पढ़ेंगे। अभी जो पहले 3 रूल पढ़ने हैं, पहले 3 रूल में हम ये करेंगे, किसी भी गैस की बात करें उसकी क्वांटिटी फिक्स होगी, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स मोल, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मोल के बाद हम क्या करेंगे, फॉर द एनी गैसेस ये 3 में से किसी एक और पैरामीटर को कांस्टेंट कर देंगे। सपोज n इज कांस्टेंट एंड p इज कांस्टेंट, तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देन n क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी, n कांस्टेंट, t कांस्टेंट, देन तब हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। उसके बाद n एंड v कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज आवर 3 रूल्स। उसमें से दोस्तों पहला रूल है बॉयल्स रूल। इन दिस रूल वी आर गोइंग टू लर्न रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट मोल। दिस रूल इज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने क्या कहा था दोस्तों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख के द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मीन अगेन कांस्टेंट अमाउंट, मोल में अगर काउंट करें, अ प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरियस इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। सो हम ये कहने जा रहे हैं दोस्तों, इन शॉर्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मोल the pressure of the gas is inversely proportional to volume. It means जितना आप प्रेशर ज़्यादा करोगे, जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इज डिक्रीज, और इन अदर वे जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा इट मीन्स उसका प्रेशर उतना डिक्रीज हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सीरीज वाला एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। ये फिर से ये एग्जाम्पल पूरा सपोज करते हैं। चलो पहले यहाँ पे जो प्रेशर लगा हुआ है, ये जितनी भी क्वांटिटी है, कोई फिक्स वॉल्यूम हमारे पास है, 5 ml सीरीज है, सो 5 ml ऑफ द गैस इज हियर प्रेजेंट। अभी जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। विथ इंक्रीज इन प्रेशर, फॉर यहाँ पे दोस्तों थंब रख दिया, इट मीन्स क्वांटिटी इज कांस्टेंट, मोल इज कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट क्वांटिटी, जब दोस्तों यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, जितना भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसके साथ उसका वॉल्यूम कम होगा। विथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज, और विथ डिक्रीजिंग इन प्रेशर, अगर दोस्तों यहाँ तक हमने कर दिया है, उसके बाद ऑल ऑफ सडन हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। इफ वी रिलीज दिस प्रेशर, फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो द रिलेशन P प्रोपोर्शनल टू 1/V एज पर एज बॉयल्स रूल। भी दोस्तों इसको थोड़ा आगे लिखना, हम इस तरह से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, सपोज P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, ये हम लिख सकते हैं। बट एज पर एज NCERT इसको यहाँ पे K1 लिखा है। अब कांस्टेंट K लगो, K और K1 इज कांस्टेंट ओवर हियर, K1 इज
कांस्टेंट। अब एक चीज़ दोस्तों दिमाग में रखना है, K1 इसलिए पहले रूल में, बोल रूल में K1, चार्ल्स में K2, गैल्यूसेक में K3 फॉर दिस सीक्वेंस, सो K1 लिखा। अगर आप यहाँ पे खाली K लिखते हो दैट इज ओके। चलो P इज इक्वल टू K1 इंटू 1/V। इट मीन्स अगर डिरेक्शन चेंज करें वी कैन राइट P इंटू V इज इक्वल टू K1। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अभी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका क्लियर मतलब ये है, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉमन होगा, एक कांस्टेंट होगा। और वी कैन से अगर दोस्तों वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तभी P इंटू V इज इक्वल टू K1 होगा। सो अगर ये रिलेशन के बारे में बात करें और ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो क्या होगा? कुछ इस तरह से दोस्तों हमको ग्राफ मिलेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जितना प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम, जितना प्रेशर कम वॉल्यूम उतना ज़्यादा। क्लियर है? सो प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम। अभी सही वही गैस फिर से लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर जो पहले था वही कांस्टेंट टेम्परेचर भी रखते हैं, बट दिस टाइम दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, जो पहले जो कांस्टेंट टेम्परेचर था उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर दोस्तों हमको इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। ये दोनों ग्राफ इक्वल ही होंगे, बस अगर नीचे T1 है तो ऊपर वाला T2 होगा। हमको ये याद रखना होगा T1 इज लेस देन T2। जितना टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ग्राफ थोड़ा हमको आगे मिलेगा। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन P एंड V। आपको कई बार MCQ आएंगे फ्रॉम दिस ग्राफ, अब ये कौन सा रूल है आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रेशर वर्सेस 1/V, प्रेशर वर्सेस 1/V का ग्राफ प्लॉट करें। हमको यहाँ पे ये पता चला P इंटू V इज इक्वल टू K। इट मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट। इट मीन्स प्रेशर बढ़ने के साथ वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होगा, V कम होगा, इट मीन्स 1/V बढ़ेगा। हम फिर से कहते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इट मीन्स 1/V क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो जितना प्रेशर ज़्यादा उतना 1/V की वैल्यू ज़्यादा। उस इस तरह से ग्राफ मिलेगा दोस्तों। फिर से ये कांस्टेंट T1, कांस्टेंट T2, कांस्टेंट T3, फिर से दोस्तों वो हमको दिमाग में रहना चाहिए। अभी थर्ड ग्राफ जो NCERT में भी आपको नहीं मिलने वाला है, यही P इंटू V कांस्टेंट है, P इंटू वर्सेस P और P इंटू V वर्सेस V, दोनों में से कोई भी प्लॉट करो दोस्तों। P इंटू V वर्सेस P प्लॉट करो या P इंटू V वर्सेस V प्लॉट करो, यू विल गेट स्ट्रेट लाइन। वाई? बिकॉज जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। ये तो कांस्टेंट है, P इंटू वी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो फिर ग्राफ हमको कैसा मिलना चाहिए, प्लॉट कैसा मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। ओके, दिस इज द रिलेशन विद द ग्राफ। अभी आपको ये 2 मार्क या 3 मार्क में राइटिंग एग्जाम में पूछा गया तो उसको कैसे लिखना है, उसके लिए PDF मिलेगी आपको ग्रुप में। बट फिर भी जो मेन पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हो क्या होंगे, हमको एक कंडीशन सपोज करनी है। जस्ट सपोज, क्या सपोज करना है? फॉर एनी गैस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टार्टिंग प्रेशर इज P1 एंड स्टार्टिंग वॉल्यूम इज V1। स्टार्टिंग टेम्परेचर P1, इनिशियल टेम्परेचर P1, इनिशियल वॉल्यूम V1। इनिशियल प्रेशर नॉट टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर P2 एंड फाइनल वॉल्यूम V2। सो यहाँ पे दोस्तों 2 इक्वेशन बनेंगे। दैट इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू K1, P2 इंटू V2 इज इक्वल टू K2, P1 V1 इज इक्वल टू K1, P1 P2 V2 इज इक्वल टू ऑल्सो K1। यहाँ पे दोस्तों अगर दोनों K1 को कंपेयर करें, K1 इज इक्वल टू K1, देन वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अभी दोस्तों फ्रॉम दिस फॉर्मूला हमको कई सारे एग्जाम्पल भी करने हैं और MCQ भी करने हैं। अभी MCQ में क्या होगा, आपको ये चारों में से
इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। इन 4 में से कोई 3 पैरामीटर दे रखे होंगे, चौथा फोर्थ वाला आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। सो ये इस तरह से आपको एमसीक्यू भी करने होंगे। लिखना किस तरह से है, आई रिपीट, उसके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कंसेप्ट यहाँ पे था। अभी थोड़ा दोस्तों एडिशनल सोचते हैं। यहाँ पे एडिशनल हम ये सोच रहे हैं, डेंसिटी के रिलेटेड भी ये बॉयल रूल हो सकता है। अगर डेंसिटी के रिलेशन में ये रूल सोचे तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर दोस्तों डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास एंड द वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये हमको मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में अगर मेरे को वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। सो वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू मास अपॉन D1। सर M1 क्यों नहीं लिखा, एक ही मटेरियल है ना, मटेरियल का खुद का मास चेंज होगा, उसका इनिशियल मास जो था वही फाइनल होगा। सो M1 इज इक्वल टू एक्चुअली M2, दैट्स व्हाई मैंने M ही लिख दिया है। चेंज क्या होगा, डेंसिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, मास तो चेंज होगा नहीं। अभी हम क्या करते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 में दोस्तों अगर यहाँ पे हम V1 की जगह पे डेंसिटी लिख दे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है, P1 इंटू M अपॉन V1, सॉरी P1 इंटू M अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 इंटू M अपॉन D2। दोनों मास कैंसिल हो जाएंगे। सो और फॉर्मूला इज P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2, ये भी होगा। अगर वहाँ तक नहीं जाना दोस्तों, यहीं से रिलेशन चाहिए, P इंटू वी इज इक्वल टू K1। चलो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे M अपॉन D। सो P इंटू M अपॉन D इज इक्वल टू K1। यहाँ पे दोस्तों ठीक से देखें, K इज कॉन्स्टेंट, एट द सेम टाइम M इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू। M तो मास है, मास तो कॉन्स्टेंट होगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ, P इंटू D इज इक्वल टू K1 अपॉन M, और इनकी जगह पे मैं नया कांस्टेंट K डैश लिख रहा हूँ, K डैश 1 इज इक्वल टू K1 अपॉन M, बोथ आर कांस्टेंट। सो P अपॉन D इज इक्वल टू K। सो आई कैन राइट P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू K डैश 1, P2 अपॉन D2 इज इक्वल टू K डैश 2। सो अल्टीमेटली दोनों को कंपेयर करो, P1 अपॉन D1 इज इक्वल टू P2 अपॉन D2। अगर इसको उल्टा लिखना चाहे देन वी कैन राइट D1 अपॉन P1 इज इक्वल टू D2 अपॉन P2। अगर इसको इस तरह से लिखना चाहे D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो रिलेटेड डेंसिटी, ये बॉयल रूल ही है। सर ये भी पूरा लिखना है, पहले दोस्तों मैं फिर से वही आपको क्लियर करवा रहा हूँ, कंसेप्ट पूरा एक साथ आ गया। अभी आपको ये याद रखना है, फॉर द राइटिंग एग्जाम आपको कौन सा क्वेश्चन है, रिलेटेड टू ग्राफ उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ओनली थियोरी उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये तो राइटिंग में ज़्यादातर केस में आएगा नहीं, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट फॉर द MCQ, फॉर द एग्जाम्पल, ऑल कंसेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट। इसको डिवाइड करके PDF फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगा, कंसेप्ट में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अभी इसके एग्जाम्पल और MCQ बाकी रखते हैं। देन अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं चार्ल्स रूल की, इसको पूरा डिराइव भी करना पड़ेगा चार्ल्स रूल को। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम चार्ल्स रूल के बारे में ही बात करेंगे, बट अभी सिंपली अगर इन शॉर्ट 2 मार्क के लिए चार्ल्स रूल आए तो क्या करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया था, N इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अभी दोस्तों N क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी के साथ दोस्तों दूसरा क्या कांस्टेंट रहेगा, दैट इज प्रेशर, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट क्वांटिटी कांस्टेंट प्रेशर, रिलेशन बिटवीन V एंड T। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, सपोज हमारे पास कोई टायर है, कोई टायर ट्यूब है, टायर ट्यूब के अंदर हमने कोई गैस भरा हुआ है, कोई मैकेनिकली या फिर अदर वे में हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वो गैस का वॉल्यूम कंप्रेस होगा या इंक्रीज होगा, आई मीन टू से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। सर जितना आप गैस को हीट करोगे उतनी मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा होगी, दैट्स व्हाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो एट कांस्टेंट फॉर द कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मोल, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज ही होगा। सो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, the volume of a mixed mass of a gas, sorry this is not mixed, fixed,
वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और किसके प्रोपोर्शनल में होगा? उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल में होगा। सो V प्रोपोर्शनल टू T। V इज इक्वल टू एक्चुअली K2 इंटू T। फिर से दोस्तों यहाँ पे K था, ये भी कांस्टेंट K है, यहाँ पे K1 ये K2 जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। K1 हमने बॉयल रूल में लिया, K2 हम कहाँ पे ले रहे हैं? चार्ल्स रूल में ले। अगर दोस्तों सिमिलर कंडीशन यहाँ पे सोचें सो हम ये कह सकते, जैसे यहाँ पे किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ द P इंटू V इज कॉन्स्टेंट, सिमिलर दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है? V बाई टी इज कॉन्स्टेंट, V बाई टी इज कॉन्स्टेंट। अभी दोस्तों यहाँ पे कोई कंडीशन सपोर्ट करे, इन इनिशियल कंडीशन वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर इज T1। फाइनल कंडीशन वॉल्यूम इज V2, टेम्परेचर इज T2। एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल, कांस्टेंट क्वांटिटी। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K2, V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K2। अगर दोनों कांस्टेंट को कंपेयर करें, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। हो गया रिलेशन। सर यहाँ पे भी अभी डेंसिटी हो सकती है, आप चाहो तो यहाँ पे भी डेंसिटी ऐड कर सकते हो। D1 इंटू T1 इज इक्वल टू D2 इंटू T2। ये खुद से करना है दोस्तों, आपको क्या करना है? अगेन वॉल्यूम की जगह पे M अपॉन D, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख देना है? V1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? M अपॉन D1। सो दोनों M कैंसिल हो जाएंगे। M अपॉन T1 इंटू D1 इज इक्वल टू M अपॉन T2 इंटू D2। 1 अपॉन T1 इंटू D1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 इंटू D2 इज इक्वल टू T1 इंटू D1 इज इक्वल टू T2 इंटू D2। सर ये T2 D2 बहुत हो चुका, कोई बात नहीं, खुद से एक बार डिराइव कर लेना। अभी दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम रिलेशन की बात करें, ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा दोस्तों? हम ये कह सकते हैं सपोज दिस इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है। सो दिस इज पॉइंट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? सो ग्राफ V वर्सेस T, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज समथिंग लाइक दिस। अभी दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन ऐड की हुई है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम इमेजिनरी कंडीशन कह सकते हैं। वाई एम कॉलिंग इमेजिनरी कंडीशन? मैं आपको ये बताऊँ, मेरे पास कोई कंटेनर है और उसका कोई फिक्स टेम्परेचर है, फिक्स प्रेशर है। वो कंटेनर के अंदर कोई गैस भरा हुआ है, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। अभी मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। एट कांस्टेंट प्रेशर मैं उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, देन यू आर सेइंग दैट सर वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 मैं एकदम डिक्रीज कर दूँ, एकदम कम टेम्परेचर कर दूँ, और फिर मैं ये बोलूँ इसका वॉल्यूम जीरो हो गया है, सर ये तो ठीक नहीं हुआ। हाँ, इसी कंडीशन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। मैकेनिकली, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। थियोरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर सर इतना टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया तो इतना वॉल्यूम कम हुआ। इट मीन्स जब हम टेम्परेचर 273.15 माइनस 273.15 सेंटीग्रेड तक ले जाए, एट कांस्टेंट प्रेशर किसी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए हम कहाँ तक ले जाए? माइनस 273.15 सेंटीग्रेड, तब उसका वॉल्यूम डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हमको ये याद रखना है। पर उससे भी बड़ी बात जो कैल्विन ने बम्बार्डिंग की थी, दैट आप अगर उससे भी कम टेम्परेचर करते हो, पहली बात क्या की थी? टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट इज ओके। आप टेम्परेचर डिक्रीज करते करते 273.15 सेंटीग्रेड पे आओगे, तब वॉल्यूम डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा? जीरो। चलो ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये बात हुई, अगर टेम्परेचर और भी डिक्रीज करते हो, माइनस 273.15 सेंटीग्रेड से भी नीचे जाते हो, तब क्या होगा?
वॉल्यूम और डिक्रीज होगा सर, जीरो हो चुका, अभी कितना डिक्रीज होगा, माइनस में चला जाएगा। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी फॉर दिस रूल हमको याद रखना है। और जो टेम्परेचर पर हम ये अज्यूम करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, अभी दोस्तों यही चार्ल्स रूल के बारे में और थोड़ी बात करनी है। इन Boyle's Law. In the year 1662, Robert Boyle stated that at constant temperature, the volume of a fixed mass of a gas decreased by half when the pressure on it was doubled, and it became 4 times its original volume when its pressure was decreased by 1/4. He described this behavior in the form of a law known as Boyle's Law. Boyle's Law. The volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature. Mathematical expression of Boyle's Law. Suppose a gas occupies a volume V1 when its pressure is P1, then V1 is inversely proportional to P1, or V1 is equal to K upon P1, or P1 V1 is equal to K, which is equal to a constant. If V2 is the volume occupied when the pressure is P2 at the same temperature, then V2 is inversely proportional to P2, or V2 is equal to K upon P2, or P2 V2 is equal to K is equal to constant. Therefore, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to K at constant temperature. This is called Boyle's law equation. Boyle's law may also be stated as the product of the volume and pressure of a given mass of a dry gas at a constant temperature is constant. Graphical representation of Boyle's law. The law can be verified by plotting a graph. First, V versus 1 upon P. Second, V versus P. Third, PV versus P. First, V versus 1 upon P. A straight line passing through the origin is obtained, as seen in the figure. Second, V versus P. A hyperbolic curve in the first quadrant is obtained, as seen in the figure. Note, the term isotherm, meaning at constant temperature, is used to describe these plots. Third, PV versus P. A straight line is obtained parallel to the pressure axis, as seen in the figure. Significance of Boyle's law. On increasing pressure, volume decreases. The gas becomes more dense. Thus, at constant temperature, the density of a gas is directly proportional to its pressure. Atmospheric pressure is low at high altitudes, so air is less dense. Hence, a lesser volume of oxygen is available for breathing.
This is the reason why mountaineers have to carry oxygen cylinders with them.